क्या आप जानते हैं सोशल रिसर्च मेथड्स में इतनी एडवांसमेंट के बावजूद आज भी सैकड़ों गवर्नमेंटल डिसीजंस, आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स, ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग और कॉमन सेंस की बेस पर लिए जाते हैं, जिनका खुमियाजा बाद में सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। ऑल्दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कमीशन रिसर्च का सहारा लेती है, लेकिन सिर्फ कमीशन रिसर्च ही सोशल रिसर्च की होल पिक्चर नहीं है। सोशल रिसर्च को बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में भी डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा हम सोशल रिसर्च को ऑडियंस और डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स की बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये डाटा कलेक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में क्या फर्क है? कोहॉर्ट, टाइम सीरीज और पैनल में क्या फर्क है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? नीड असेसमेंट क्या है? सोशल रिसर्च मेथड्स की मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं? आज इस सेशन में हम इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। हाय सोशियोलॉजिस्ट्स, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम न्यूमैन की बुक सोशल रिसर्च मेथड्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च को हम 5 डिफरेंट डायमेंशंस में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें सबसे पहले यूज और ऑडियंस के लिहाज से हम उसे बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में डिवाइड करते हैं। उसके पर्पस के लिहाज से उसे एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में डिवाइड करते हैं। उसे विद इन या अक्रॉस केसेस में डिवाइड करते हैं। उसे क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में डिवाइड करते हैं। उसे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा की बेस पर भी डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज एंड ऑडियंस ऑफ रिसर्च की। तो यूज एंड ऑडियंस के लिहाज से हम रिसर्च को बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में डिवाइड करते हैं। बेसिक रिसर्च को एकेडमिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं, और इसकी प्राइमरी ऑडियंस जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी है। बेसिक रिसर्च में हम बेसिकली फंडामेंटल नॉलेज को एडवांस करने की कोशिश करते हैं और व्हाई एंड हाउ क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेसिक रिसर्च प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लैक करती है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बेसिक रिसर्च कंडक्ट करने के फौरन बाद आप उसकी कोई इंप्लीमेंटेशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। बेसिक रिसर्च बेसिकली कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये रेवोल्यूशंस या ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट्स ला सकती है प्रैक्टिशनर्स के बिहेवियर में कि कैसे वो चीजों को कर रहे हैं। मतलब ये कि जो बेसिक रिसर्च है वो सबसे ज्यादा चेंजेस और सबसे ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट लाती है, ठीक है, किसी भी फील्ड में, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के साथ। अब बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के, चाहे वो प्रॉब्लम्स किसी बिजनेस की हो, गवर्नमेंटल एजेंसीज की हो, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हो, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हो। अप्लाइड रिसर्च एक्टिव प्रैक्टिशनर्स की प्रॉब्लम से डील करती है और उन्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म्स होते हैं और स्मॉल स्केल्स पर होते हैं। जो सोशल साइंटिस्ट अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उन्हें चाहिए कि अप्लाइड रिसर्च की फाइंडिंग्स को सिंपल लैंग्वेज में कन्वे करें ताकि डिसीजन मेकर को डिसीजन लेने में आसानी हो। अप्लाइड रिसर्च में अमूमन पीयर रिव्यू नहीं होता, इसलिए इसमें इतना ज्यादा साइंटिफिक रायगो नहीं है। कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस तो इवन अप्लाइड रिसर्च टैक्टिक के तौर पर यूज करती हैं। मतलब अगर उन्हें कोई पॉलिसी वगैरह डिले करवानी है तो वो अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कह देंगे। अप्लाइड रिसर्च को अमूमन 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: इवैल्यूएशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च की। इवैल्यूएशन रिसर्च बेसिकली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अप्लाइड रिसर्च है, जिसमें बेसिकली ये जानने की कोशिश की जाती है कि कोई स्पेसिफिक पॉलिसी या प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। अमूमन इसमें पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इस्तेमाल होती है। पॉजिटिविस्ट अप्रोच से मुराद ये है कि इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च को प्रेफर किया जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इवैल्यूएशन रिसर्च किसी प्रोग्राम या पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए कंडक्ट की जाती है। इसमें एथिकल और पॉलिटिकल टेंशन के रेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इवैल्यूएशन रिसर्च में पीयर रिव्यू नहीं होता, तो इसकी जांच पड़ताल करना कदरे डिफिकल्ट है। इसके अलावा पॉलिसी मेकर हो सकता है कि आपकी रिसर्च को बिल्कुल रिजेक्ट कर दे या उसमें से सिलेक्टिवली कुछ पार्ट्स ले
और बाकी को इग्नोर कर दे। evaluation रिसर्च की फर्दर 2 सब टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव evaluation एंड समेटिव evaluation। फॉर्मेटिव evaluation में आप कॉन्टिन्यूअस फीडबैक करते हैं, मतलब ये कि आप कोई भी प्रोग्राम या पॉलिसी को कॉन्टिन्यूअस फीडबैक कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि समेटिव evaluation में आप पूरा प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद उसका रिव्यू करते हैं, उसे evaluate करते हैं। अप्लाइड रिसर्च की दूसरी टाइप एक्शन रिसर्च है, जिसमें नॉलेज को एज अ फॉर्म ऑफ पावर कंसीडर किया जाता है। इसमें रिसर्चर अकेला काम नहीं करता, बल्कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाता है रिसर्च प्रोसेस में। एक्शन रिसर्च का प्राइमरी गोल सोशल चेंज है। ये गोल्स वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं और ये वैल्यूज पॉलिटिकल हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं। अमूमन एक्शन रिसर्च में जितने भी रिसर्चर वर्क करते हैं उनकी पर्सनल वैल्यूज उसमें अटैच होती हैं। फर्ज कीजिए कि एक लड़की अपने बचपन से अपने घर में अपनी माँ के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन देखती है, तो उस बेस पर अगर वो फ्यूचर में एक्शन रिसर्च में फेमिनिज्म पर काम करेगी तो वो एक इम्पैशन्ड व्यू के साथ फेमिनिज्म पर काम कर रही होगी। इसी तरह अगर बचपन में कोई शख्स ट्रांसजेंडर्स के साथ बुरा सलूक होता देखता है तो फ्यूचर में अगर वो एक्शन रिसर्च में ट्रांसजेंडर्स के बारे में काम करेगा तो वो उसका एक इम्पैशन्ड व्यू होगा ट्रांसजेंडर्स के मुतल्लिक और वो सोशल चेंज लाने की कोशिश करेगा ट्रांसजेंडर्स से मुतल्लिक। अब हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले तो एक्शन रिसर्च में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मतलब ये कि बेसिक रिसर्च में तो रिसर्चर के पास पावर होती है, वो जैसा चाहे रिसर्च को डिजाइन करे, एनालाइज करे और उसको कंक्लूड करे। लेकिन एक्शन रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं कि वो डिजाइन करे रिसर्च को, उसको एनालाइज करे और कंक्लूड करे। दूसरे नंबर पर एक्शन रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आम लोग होते हैं, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं कि वो नॉलेज प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले कर सकें। एक्शन रिसर्च का तीसरा और इंपॉर्टेंट करैक्टर ये है कि ये पावर रिलेशन और सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को एग्जामिन करता है। चौथे नंबर पर ये अवेयरनेस को रेज करता है और आम लोगों को एम्पावर करता है। पांचवें नंबर पर एक्शन रिसर्च अपने स्पेसिफिक सोशल और पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के बाद सोशल चेंज लाने की कोशिश करती है। दूसरे लफ्जों में एक्शन रिसर्च जो है उसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उन्हें एक्टिव रोल प्ले करना होता है और ये आम लोगों को डील करती है एक्शन रिसर्च। इसके बाद ये पावर रिलेशनशिप्स को डील करती है और इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को खत्म करने की कोशिश करती है और ये अवेयरनेस इंक्रीज करती है आम लोगों के दरमियान और ये सोशल चेंज को लाने की कोशिश करती है। अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की सब टाइप पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च की। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट होता है उसे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपना एक्टिव रोल प्ले करने में रिसर्च के सारे प्रोसेस में। इसके लिए जो रिसर्चर होता है वो ना सिर्फ जो पार्टिसिपेंट होता है उसे ट्रेन करता है कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे डिजाइन करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है, बल्कि उसे और ज्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड करता है अपने राइट्स के बारे में। तो बेसिकली पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च जो है इसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक्टिवली रोल प्ले करते हैं रिसर्च कंडक्ट करने में और ये बेसिकली मोर इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड वे है सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म को गेन करने की। इसमें जो पार्टिसिपेंट और रिसर्चर है वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं या अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, अवेयरनेस लाने में के लिए या फिर सोशल चेंज के लिए। अब हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की थर्ड टाइप, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट में बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए जाने वाले किसी भी प्रोग्राम या पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसेस और इसके सोशल इंपैक्ट्स को असेस किया जाता है। ये इंपैक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और इन इंपैक्ट्स को असेस करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी टीम की जरूरत होती है। इंटरडिसिप्लिनरी टीम से मुराद ये है कि इस टीम में साइकोलॉजी के भी कुछ लोग होंगे, सोशियोलॉजी के भी कुछ लोग होंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ लोग होंगे, जो सभी मिलकर सोशल इंपैक्ट्स असेस करेंगे किसी भी सोशल प्रोग्राम का। उसके बाद सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये सबसे कम इस्तेमाल होने वाला तरीका है। अमूमन जितने भी पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंटल फिगर्स हैं
वो अपनी कॉमन सेंस या पर्सनल एक्सपीरियंस या आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम या फिर ट्रेडिशनल डिसीजन सिस्टम्स की बेस पर डिसीजन ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। दूसरे नंबर पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम और पैसे का ज़या होता है, जिसकी वजह से अगेन जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो ये तरीका यूज करने से कतराते हैं। तीसरे नंबर पर जो भी पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते हैं सोशल रिसर्चर पर और थोड़ा सा घबराते हैं कि क्या इनके जो एक्सपर्ट्स के जो डिसीजंस होंगे या एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग्स होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी या नहीं। एंड लास्टली लोग इसे इसलिए भी यूज नहीं करते कि वो घबराते हैं कि इन फाइंडिंग्स की वजह से कहीं उनका काम जो वो करना चाहते हैं वो डिले ना हो जाए या फिर ये सोशल इंपैक्ट असेसमेंट उन्हें ये ना कह दे कि आप जो करना चाह रहे हैं वो मतलब सोसाइटी के लिए नहीं सही है, आप इसका ये अल्टरनेटिव यूज करें या ये करें। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है अमूमन वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को नहीं यूज करते। अब हम बात करेंगे अप्लाइड रिसर्च के टूल्स की, जिसमें सबसे पहले है नीड असेसमेंट। तो नीड असेसमेंट में जैसा कि नाम से ही जाहिर है हम सोशल नीड्स को जानने की कोशिश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट कंसर्न्स, इश्यूज या नीड्स जो हैं उनका स्कोप क्या है, उनकी सिवेरिटी क्या है, उनकी मतलब मैग्नीट्यूड कितना है और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डील करना। हम ये असेस करते हैं कि कहां पर किस चीज की नीड है और उसको डील करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगेन नीड असेसमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनमें सबसे पहले ये प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी प्रॉब्लम या नीड जो है वो ज्यादा सीरियस है, मतलब कि किस नीड या किस प्रॉब्लम को पहले डील करना इंपॉर्टेंट है। अगर फर्ज करो आप लोगों ने ये चीज सॉल्व कर भी ली तो आप ये इंफॉर्मेशन किससे लेंगे, मतलब किससे पूछेंगे कि कौन सी नीड को जो है वो डील करना या किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्ज करें आपने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, तो कई दफा ऐसा होता है कि हम जिस चीज या जिस प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं, हालांकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम या इशू नहीं होता। बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो लेस विजिबल होती है और वो हमें नजर ही नहीं आ रही होती, तो इस चीज को सॉल्व करना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगेन अगर फर्ज करो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, तो पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है वो अगेन एक रास्ते की रुकावट होती है ऑल टाइम अप्लाइड रिसर्च में। इन लिमिटेशंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि एक एरिया है जहां पर घर नहीं है, मतलब कच्ची आबादी है या घर बिल्कुल नहीं है, तो एक अप्लाइड रिसर्चर जो है वो यही ऑफ कोर्स सोचेगा कि यहां पर घरों की ज्यादा जरूरत है। हालांकि जो लेस विजिबल प्रॉब्लम है जो नजर नहीं आ रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स वो अपने लिए घर भी बना लेंगे और वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो उन्हें घर नहीं बनाने दे रहे, क्योंकि प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर घर बन जाएंगे तो कैसे हम शो करेंगे कि प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, जो कि इकोनॉमिस्ट्स ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें बेसिकली हम हर सोशल प्रोग्राम, हर सोशल पॉलिसी या हर सोशल एक्शन के जो है कॉस्ट्स और बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आया के कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स जो हैं ये बैलेंस्ड हैं या नहीं। दूसरे लफ्जों में फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक जगह पर एक फैक्ट्री लगाई गई है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में हम उस फैक्ट्री के टैंजिबल और इनटैंजिबल कंपोनेंट्स का एनालिसिस करेंगे। टैंजिबल कंपोनेंट्स में उस फैक्ट्री से प्रोड्यूस होने वाली जॉब्स हो सकती हैं, उस फैक्ट्री को कितनी अर्निंग होगी वो सारी रकम हो सकती है। इनटैंजिबल चीजों में ये हो सकता है कि उस फैक्ट्री से उस स्पेसिफिक जगह के सीन पर क्या इंपैक्ट हुआ है, उस स्पेसिफिक जगह पर एयर पोल्यूशन क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो इन दोनों फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे कि आया कि वहां फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट और उसका बेनिफिट जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर तो वो बैलेंस्ड होंगे तो हम कहेंगे कि हाँ वहां पर फैक्ट्री लगाना जो है वो बेनिफिशियल है। अगर तो उसके बेनिफिट्स कम और कॉस्ट ज्यादा हैं तो हम उस स्पेसिफिक जगह पर फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली नॉन पॉलिटिकल, रैशनल
और टेक्निकल डिसीजन मेकिंग की बेस पर होता है। मतलब कि ये मोर साइंटिफिक है क्योंकि इसमें हम ज्यादातर मैथमेटिकल टेक्निक्स यूटिलाइज करते हैं, और इसमें नॉन पॉलिटिकल ये इसलिए है क्योंकि हम इसमें पॉलिटिकल डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होते और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इसके डिसीजन से लोग डिसएग्री हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक चीज का इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और कुछ के लिए नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट चाहती है कि एक रोड को मजीद वाइड कर दिया जाए, तो उस रोड को वसी करने के जाहिर सी बात है उन्हें फायदे नजर आ रहे हैं कि रोड को जिस तरह वसी किया जाएगा ट्रैफिक हादसात कम हो जाएंगे और ज्यादा आसानियां प्रोड्यूस हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ उसी रोड पर जो पास एक घर है, जब रोड को वसी किया जाएगा तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर जो शोर है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उस बिल्डिंग की कीमत नीचे गिर जाएगी, और उसके अलावा उसका जो आगे उस बंदे ने स्पेसिफिक जो यार्ड बनाया हुआ है या जो भी वो जगह बनाई हुई है वो वहां से हट जाएगी। तो इस तरह कोई भी चीज जो है, कोई भी जो काम है, उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में हम हर चीज को दो तरीकों से जो है वो कोई कीमत असाइन करते हैं। एक है कंटिंजेंसी एवेल्युएशन और एक है एक्चुअल कॉस्ट एवेल्युएशन। कंटिंजेंसी एवेल्युएशन में हम लोगों से पूछते हैं कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक चीज कितना वर्थ रखती है। फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक जगह पर फैक्ट्री लगाने के बाद हम एक गरीब शख्स से पूछ सकते हैं कि उस जगह पर फैक्ट्री लगाने से प्रोड्यूस होने वाले धुएं से अगर आपको लंग कैंसर हो जाए तो उसकी आपकी नजर में कितनी वैल्यू है। तो वो उसकी वैल्यू 2 लाख या 3 लाख असाइन कर सकता है। लेकिन यही वैल्यू एक अमीर के लिए करोड़ों की हो सकती है। तो कंटिंजेंसी वैल्यूएशन में बेसिकली हम वैल्यूज असाइन करते हैं लोगों की मर्जी के मुताबिक कि उनके लिए कोई चीज कितनी वर्थ रखती है। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट एनालिसिस में हम उसकी सारी मेडिकल और उसकी सारी जो है सोशियो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को असाइन करेंगे कोई स्पेसिफिक वैल्यूज, और फिर एवेल्युएट करेंगे कि उसको कितना बेनिफिट हुआ और कितना उसको नुकसान हुआ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ज्यादा नुकसान जो है वो गरीबों को ही होता है क्योंकि वो हर चीज की कॉस्ट में कम वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक जगह पर फैक्ट्री लग जाने से एक गरीब के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी उसके लिए उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है बजाय उस लंग कैंसर के जो उसको उस फैक्ट्री के धुएं से हो सकता है। नेक्स्ट है मूविंग बियॉन्ड द बेसिक अप्लाइड डाइकोटोमी। हम सोशल रिसर्च को उसकी फॉर्म ऑफ नॉलेज, रेंज ऑफ ऑडियंस या डिजाइन की बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ नॉलेज की। नॉलेज को हम इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज और रिफ्लेक्सिव नॉलेज में डिवाइड कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज जो है ये एक मीन्स टू एन एंड है। मतलब ये कि इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज जो है वो कोई काम करने का एक मीन है, जबकि रिफ्लेक्सिव नॉलेज जो है वो मोरल और एथिकल वैल्यूज रखता है अपने अंदर, और ये एक एंड है इन इटसेल्फ। नेक्स्ट है ऑडियंस फॉर रिसर्च फाइंडिंग्स। हम ऑडियंस की बेस पर भी रिसर्च को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च की ऑडियंस जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जबकि अप्लाइड रिसर्च की ऑडियंस जो है वो प्रैक्टिशनर्स होते हैं अमूमन। अब प्रैक्टिशनर्स को भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है पब्लिक, दूसरे नंबर पर है एक्टिविस्ट, तीसरे नंबर पर है जनरल प्रैक्टिशनर्स और चौथे नंबर पर है नैरो प्रैक्टिशनर्स। पब्लिक से मुराद आम लोग हैं, जबकि एक्टिविस्ट से मुराद वो लोग हैं जो स्पेसिफिक रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं। जनरल प्रैक्टिशनर से मुराद ब्रॉडर मैनेजरियल पोजीशंस हैं जो अप्लाइड रिसर्च को यूटिलाइज करती हैं, जबकि नैरो प्रैक्टिशनर से मुराद वो स्पेसिफिक लोग हैं जो अप्लाइड रिसर्च की कोई स्पेसिफिक फील्ड की फाइंडिंग्स को यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं रिसर्च ऑटोनॉमी एंड कमीशन्ड सोशल रिसर्च की। अभी तक हमने रिसर्च को एक रोमांटिसाइज्ड और आइडियलाइज्ड फॉर्म में देखा है, जिसमें रिसर्च कंडक्ट करने वाला उन सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वेज को फॉलो करेगा जिससे कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग्स गेन होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिसर्चर ऑटोनोमस वे में ही रिसर्च कंडक्ट करे।
कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी रिसर्चर को हायर कर सकती हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। इस सारे प्रोसेस में रिसर्चर को उनकी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस या उनकी स्पेसिफिक लिमिटेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च की। पर्पस ऑफ रिसर्च के लिहाज से हम रिसर्च को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो कोई भी न्यू फिनोमिनन या नई चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कंडक्ट की जाती है और इसमें बेसिकली व्हाट क्वेश्चन को डील किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी नया सोशल फिनोमिनन जिसके बारे में अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हु, हाउ, व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन को डील किया जाता है। मतलब ये कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिटेल से किसी भी सोशल फिनोमिनन के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि वो कैसे, कहां और कब हुआ। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में अमूमन व्हाई क्वेश्चन को डील किया जाता है। मतलब ये कि सोशल फिनोमिनन के कॉजेस एंड रीजंस क्या हैं, कि कोई स्पेसिफिक सोशल फिनोमिनन क्यों हुआ। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अमूमन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इज विदिन और अक्रॉस केसेस। विदिन केसेस से मुराद क्वालिटेटिव स्टडी में यूज होने वाले चंद केसेस हैं, जबकि अक्रॉस केसेस से मुराद क्वांटिटेटिव स्टडी में यूज होने वाले बहुत ज्यादा केसेस हैं। जैसा कि नाम से भी इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विदिन से मुराद होता है फ्यू एंड अक्रॉस से मुराद ये है कि जो फैले हुए हैं बहुत ज्यादा हैं। गैरिंग ने केस को डेफिनेशनल मोरैस भी कहा है। डेफिनेशनल मोरैस से मुराद ये है कि ये एक ऐसी, मोरैस का मतलब होता है दलदल, यानी कि ये ऐसी दलदल है जिसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है। केस एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। अब ये कॉम्प्लेक्स टर्म क्यों है? क्योंकि एक केस कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फैमिली भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, या पूरी नेशन भी एक केस हो सकती है। तो केस इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स टर्म है और इसीलिए इसे डेफिनेशनल मोरैस भी कहा जाता है। केस को ऑब्जर्वेशन, इवेंट या यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च अमूमन क्वालिटेटिव रिसर्च में कंडक्ट की जाती है, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि चंद स्पेसिफिक केसेस से इन डेप्थ और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हासिल की जाए। ये केसेस इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, या कोई भी फैमिली या पॉलिटिकल एंटिटी हो सकते हैं। केसेस हमें डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी सोशल फिनोमिनन के मुतालिक। केसेस की कुछ स्ट्रेंथ है, जिनमें सबसे पहले कंसेप्चुअल वैलिडिटी है। मतलब ये कि जब आप कुछ स्पेसिफिक केसेस को स्टडी करते हो तो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में और आप उनको ज्यादा तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कोई थ्योरी डेवलप करने में। दूसरे नंबर पर है ह्यूरिस्टिक इंपैक्ट। केसेस को अंडरस्टैंड करने से ना सिर्फ हम उन केसेस को इंडेप्थली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बल्कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और फ्यूचर में डिफरेंट डिस्कवरीज के लिए भी ये केसेस हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये डिस्कवरीज चाहे नए कॉन्सेप्ट डिस्कवर करना हो, या कोई नई थ्योरीज डिस्कवर करना हो, या कोई नई बात को एवेल्युएट करना हो। नेक्स्ट इज कॉजल मैकेनिज्म आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये कि चूंकि हम केसेस को इन डेप्थली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो उन फ्यू केसेस से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सोशल प्रोसेसेस में जो डिफरेंट मैकेनिज्म हो रहे हैं उनके रीजंस क्या हैं, उन मैकेनिज्म के कॉज क्या हैं, उन मैकेनिज्म के होने की वजह क्या है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कैप्चर कॉम्प्लेक्सिटी एंड ट्रेस प्रोसेसेस। ऑफ कोर्स जब केसेस को हम डिटेल्ड में अंडरस्टैंड करेंगे तो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग करेंगे उन केसेस के मुतालिक, और हम ट्रेस कर सकेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन से मुराद ये है कि हम मेजरमेंट कर सकते हैं डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस या डिफरेंट कॉन्क्रीट कंसेप्ट्स की टू अंडरस्टैंड सोशल वर्ल्ड। नेक्स्ट इज होलिस्टिक एलैबोरेशन। ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हम फ्यू केसेस को इन डेप्थली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं
तो वो हमें इंटायर सिचुएशन के बारे में होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कि वो हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं किसी स्पेसिफिक फिनोमिनन के मुतालिक। अब हम बात करेंगे सिंगल वर्सेस मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम की। अगर हम एक स्टडी एक टाइम पे कंडक्ट कर रहे हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहलाएगी, लेकिन अगर हम एक स्टडी मल्टीपल टाइम पॉइंट्स पर कंडक्ट कर रहे हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करना चाहता हूं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं एक ही टाइम पॉइंट पर प्राइमरी, मिडिल और मैट्रिकुलेशन के बच्चों को लेकर उस एक ही पॉइंट टाइम पर उनको अंडरस्टैंड करूंगा तो वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होगी। लेकिन अगर मैं प्राइमरी के चंद बच्चों को लेकर उनको मल्टीपल टाइम्स पर ऑब्जर्व करूंगा कि वही प्राइमरी के बच्चे कब मिडिल में जाते हैं और कब मैट्रिकुलेशन में जाते हैं, और उन्हीं बच्चों को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होगी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी को सिर्फ टाइम की बेसिस पर अंडरस्टैंड करना इतना भी आसान नहीं। कुछ स्टडीज बहुत शॉर्ट पीरियड्स में होती हैं लेकिन वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, जबकि कुछ स्टडीज जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडक्ट की जाती हैं लेकिन फिर भी वो क्रॉस सेक्शनल होती हैं। इसकी एक रीजन ये है कि ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई स्टडी क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडिनल, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि स्टडी का डिजाइन क्या है और वो किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। इन शॉर्ट, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर जब आप बहुत से केसेस को एग्जामिन करते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर, तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम बहुत ज्यादा केसेस को बहुत ज्यादा पॉइंट इन टाइम्स में स्टडी कर रहे होते हैं, एटलीस्ट मोर देन वन पॉइंट इन टाइम में हमने स्टडी कर रहे होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च से मुराद ये है कि हम एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कुछ केसेस पर, और उन केसेस को हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार अपनी रिसर्च में ले रहे हैं, उन्हें एग्जामिन करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च को हम टाइम सीरीज, पैनल और कोहॉर्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइम सीरीज की। टाइम सीरीज में हम डिफरेंट केसेस को अंडरस्टैंड या एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। नेक्स्ट इज पैनल स्टडी। पैनल स्टडी में हम उन सेम केसेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडरस्टैंड या एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सबसे पावरफुल लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की एक टेक्निक है जिसको कंडक्ट करना आल्दो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सेम लोग हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अवेलेबल ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के रिजल्ट्स भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल लेते हैं जो एक कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम स्टडी कर रहे होते हैं। एक कोहॉर्ट में एक बर्थ कोहॉर्ट भी हो सकता है, वो लोग जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पैदा हुए, या फिर वो लोग जो एक क्लास में एक स्पेसिफिक सेशन में रहे हैं। हर वो लोग जो कोई शेयर करते हैं कॉमन एक्सपीरियंस, वो एक कोहॉर्ट बनाते हैं और उन कोहॉर्ट को हम स्टडी करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक्सप्लिसिटली मैक्रो एनालिटिकल अप्रोच है। फाइनली बात करते हैं डाटा कलेक्शन टेक्निक्स की। क्वांटिटेटिव डाटा में हम नंबर्स से डील कर रहे होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव डाटा में हम वर्ड्स और पिक्चर्स से डील कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स की। क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स में सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे, जिसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप पर हम ट्रीटमेंट लागू नहीं करते, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर हम ट्रीटमेंट लागू करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि हम ये जानने के लिए कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट है या नहीं, हम कंट्रोल ग्रुप पर वो ट्रीटमेंट लागू नहीं करते, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर वो ट्रीटमेंट लागू कर देते हैं और फिर बाद में उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं और कंपेयर करते हैं कि आया कि उस ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट है या नहीं। यह अमूमन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। अमूमन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। उसके बाद है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च भी एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है जिसमें हम बहुत ज्यादा लोगों से कुछ क्वेश्चन फिल करवाते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सेम क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर्स रिकॉर्ड करते हैं। आपने अक्सर कुछ क्वेश्चन फिल किए होंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में।
वो अमूमन आपका सर्वे ही कंडक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये है नॉन रिएक्टिव रिसर्च। नॉन रिएक्टिव रिसर्च से मुराद ये है कि ऐसी रिसर्च जिसमें जो पार्टिसिपेंट है वो अवेयर ना हो कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। पीछे सर्वे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट जानता है कि वो एक स्टडी का हिस्सा है और उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन नॉन रिएक्टिव रिसर्च में पार्टिसिपेंट इस बात से अवेयर नहीं होता कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। नॉन रिएक्टिव रिसर्चेज में अनऑब्ट्रूसिव रिसर्च, एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कंटेंट एनालिसिस या सेकेंडरी डाटा एनालिसिस शामिल है। अनऑब्ट्रूसिव रिसर्च में रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट को उस चीज की बेस पर ऑब्जर्व करता है जो वो पीछे छोड़ गया या फिर जो उसने वियर किया होता है। एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में हम पहले से मौजूद स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं। कंटेंट एनालिसिस में हम कोई भी ड्रामा या कोई भी नावल या किसी भी चीज के कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस में पहले से हुए हुए रिसर्च के डाटा को हम यूज करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कुछ कंक्लूड करने के लिए। जी, कंटेंट एनालिसिस में अगेन हम कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम को सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करते हैं और उसके कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, जबकि एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में हम पहले से मौजूद स्टैटिस्टिक्स को री एग्जामिन करते हैं और उससे कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा की। क्वालिटेटिव डाटा में सबसे पहले हम फील्ड रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कोई स्पेसिफिक फील्ड में या एरिया में जाते हैं और वहां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टे करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं वहां के लोगों का बिहेवियर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के जरिए, इन डेप्थ इंटरव्यूज के जरिए या एथनोग्राफी के जरिए, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च, जिसमें हम डिफरेंट कल्चर्स या हिस्ट्रीज या डिफरेंट एथनिसिटीज को कंपेयर करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च हो, ये अमूमन क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस को हम डिफरेंट एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ्स, मैप्स या ऑब्जर्वेशंस या इंटरव्यूज की बेस पर कंडक्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है, लेकिन अमूमन ये डिस्क्रिप्टिव हो सकती है। इस पूरे चैप्टर में हमने सोशल रिसर्च की मेजर टाइप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। हम सोशल रिसर्च को डिफरेंट टाइप्स में ऑडियंस की बेस पर, रिसर्च के पर्पस के बेस पर, केसेस के बेस पर, पॉइंट टाइम्स के बेस पर या डाटा कलेक्शन टेक्निक्स की बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। सोशल रिसर्च कंडक्ट करते वक्त आपको इन सभी टाइप्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते वक्त हर स्टेप पर एक मोर एक्यूरेट और सिस्टमैटिक डिसीजन ले सकें। अभी हम इस पूरे चैप्टर की रिवीजन करते हैं, उसके बाद 5 MCQs का एक लर्निंग चेक है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमने वो डिफरेंट डायमेंशंस देखी जिनकी बेस पर हम सोशल रिसर्च को 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की यूज एंड ऑडियंस ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के बारे में पढ़ा। बेसिक रिसर्च को एकेडमिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जो वाई क्वेश्चन को डील करती है। उसके बाद हमने अप्लाइड रिसर्च पढ़ा, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करती है एक्टिव प्रैक्टिशनर्स के लिए। उसके बाद हमने 3 टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च पढ़े, जिसमें सबसे पहले एवेल्युएशन रिसर्च है, जो कि एवेल्युएट करती है कि क्या ये स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक प्रोग्राम या पॉलिसी वर्क कर रही है या नहीं। उसके बाद हमने इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फीडबैक देती है, जबकि समेटिव एवेल्युएशन फाइनल रिव्यू देती है। उसके बाद हमने एक्शन रिसर्च पढ़ा, जिसमें पार्टिसिपेंट एक्टिव रोल प्ले करता है और नॉलेज को एज अ फॉर्म ऑफ पार्ट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हमने एक्शन रिसर्च के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। उसके बाद हमने पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च पढ़ा, जो कि एक्शन रिसर्च की ही एक सब टाइप है, जिसमें पार्टिसिपेंट को मोर एक्टिव रोल दिया जाता है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट पढ़ा, जिसमें सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं किसी भी सोशल एक्शन के। उसके बाद हमने अप्लाइड रिसर्च के टूल्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले नीड असेसमेंट है और दूसरे नंबर पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ नॉलेज देखे, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज जो है मींस टू एन एंड है, जबकि रिफ्लेक्सिव नॉलेज एक एंड है इन इटसेल्फ। उसके बाद हमने ऑडियंस फॉर रिसर्च फाइंडिंग्स देखी, जो कि बेसिक रिसर्च में साइंटिफिक कम्युनिटी है, जबकि अप्लाइड रिसर्च में पब्लिक, एक्टिविस्ट्स,
जनरल प्रैक्टिशनर्स और नैरो प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कमीशन रिसर्च में रिसर्चर को उस कदर ऑटोनॉमी नहीं होती जितनी कि आइडियलाइज्ड और रोमांटिसाइज्ड रिसर्च में होती है। उसके बाद हमने पर्पस ऑफ रिसर्च के लिहाज से रिसर्च को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई नए फिनोमिनन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और व्हाट का आंसर करते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई भी फिनोमिनन को डिस्क्राइब करते हैं और हाउ, हु, व्हेन, वेयर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम व्हाई यानी कि कॉजेज एंड रीजंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने विदिन और अक्रॉस केसेस को पढ़ा। विदिन केसेस में हम क्वालिटेटिव केसेस की बात करते हैं यानी कि फ्यू केसेस, जबकि अक्रॉस केसेस में हम बहुत ज्यादा केसेस की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि केसेस को यूनिट, इवेंट या ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि केस स्टडीज की बहुत सी स्ट्रेंथ है, जिसमें कंसेप्चुअल वैलिडिटी, ह्यूरिस्टिक इम्पैक्ट, causal mechanism identification, ability to capture complexity and trace processes, कैलिब्रेशन और होलिस्टिक एलैबोरेशन शामिल है। उसके बाद हमने सिंगल वर्सेस मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम्स के बारे में पढ़ा। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च सिंगल पॉइंट इन टाइम में कंडक्ट की जाती है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम में कंडक्ट की जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहले टाइम सीरीज है, जिसमें डिफरेंट केसेस को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में स्टडी किया जाता है। उसके बाद पैनल स्टडी है, जिसमें सेम केसेस को डिफरेंट पॉइंट टाइम्स पर स्टडी किया जाता है और ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। उसके बाद कोहॉर्ट स्टडी है, जिसमें एक कैटेगरी के पीपल जो सेम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं उनकी स्टडी की जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स में एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, नॉन रिएक्टिव रिसर्च है। नॉन रिएक्टिव रिसर्च में फर्दर अनऑब्ट्रूसिव रिसर्च है, एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, कंटेंट एनालिसिस है और सेकेंडरी डाटा एनालिसिस है। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव डाटा के बारे में पढ़ा, जिसमें फील्ड रिसर्च है। फील्ड रिसर्च में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं या एथनोग्राफी शामिल है। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा, जो कि डिफरेंट कल्चर्स को कंपेयर करती है। हियर इज योर लर्निंग चेक। आप इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज कीजिएगा। मैं इनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। होप दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। योर क्वेरीज, कमेंट्स एंड सजेशंस आर मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच।